हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। ईएमआई पार्ट 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ईएमआई, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। और इस पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करके गए थे। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में अपन न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ बेसिक हैं जो आपको आगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी उनकी, इसलिए उनको डिस्कस करते हैं। और न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो को बताऊंगा कि उसमें बताया था क्या आपको। उसमें हमने आपको इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताया था और मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था, फाई सफिक्स बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमने बेसिक फॉर्मूला बताया था। और बाकी अगर अपन टोटल की बात करें, क्लोज इंटीग्रेशन की बात करें, मतलब क्लोज सरफेस की बात करें, तो हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई सफिक्स बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सॉरी कॉस नहीं आएगा, ठीक है ना। ये तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट की। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके, और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों में। इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि इस लॉकडाउन में जो हमारा लॉस हो रहा है पढ़ाई का वो ना हो और घर बैठ के आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाए। इसी चैनल पर मैं आपको मैथमेटिक्स भी बताऊँगा। ओके, तो अब इसमें देखो, ये फाई था। व्हाट इज फाई? फाई क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ही ईएमएफ डेवलप होगा, तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। और सर्किट क्लोज होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, ये हमने आपको बताया था। और फाई कैसे चेंज करोगे, या बी चेंज करो, ए चेंज करो, या थीटा चेंज करो, ये सब हमने आपको बताया था। चलो, हमने आपको बताया था कि कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। अब इसमें एक बात उठती है कि भाई कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसकी डायरेक्शन क्या है, कितना करंट इंड्यूस होता है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो करंट इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे फाइंड करें, डायरेक्शन है उसको कैसे फाइंड करें वो। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं लेंज लॉ, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फैराडेज लॉ। ठीक है ना, फैराडे ने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ ये था जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी कॉइल को अगर हम चेंजिंग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ था। और सेकंड लॉ में उन्होंने बताया कि भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो उन्होंने ये बताया कि ईएमएफ को पहले या तो आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर दो या फिर स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर दो, या कुछ बुक्स में ऐसे भी सिंबल है ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, मतलब सिंबल है ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जो फ्लक्स की जो रेट ऑफ चेंज है ना, टाइम रेट, ओके, d∅v/dt, ये किसकी इक्वल होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ के। मतलब ये हुआ कि उस कॉइल से जितनी ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितनी जल्दी होगा उतना जल्दी ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फॉर्मूला दिया फैराडे ने, E इज इक्वल टू माइनस d∅v/dt। फाई सफिक्स बी यूज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और E यूज करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। वैसे अगर केवल फाई यूज करना चाहो तो फाई भी यूज कर सकते हो, ओनली फाई। ओके, फिर उन्होंने ये बताया कि भाई माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ईएमएफ जो है ना, ईएमएफ किसी न किसी कारण की वजह से इंड्यूस हुआ है। और वो कारण क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये इंड्यूस हुआ है। मतलब समझ में आया क्या? मतलब फाई चेंज हो रहा है तो ये फाई चेंज होना इसे पसंद नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। और कॉइल अगर क्लोज है तो करंट भी इंड्यूस होता है। ओके, अब इसमें देखो, सपोज जो हमने कॉइल यूज करी थी, जो जिस कॉइल के बारे में हम बता रहे हैं, उस कॉइल में मान लो नंबर ऑफ टर्न्स n है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स समझते हो ना, ऐसे ये, तो हम इसमें n का भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे।
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। डेफिनीशन अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं सिंपली, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू E। E मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। अब बात आती है करंट की, तो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये, बट ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कह दो इसको, या वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो अगर अपन करंट की बात करेंगे ना, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा E बाई आर। ये जो R है ना, कैपिटल R, ये इसकी रेडियस नहीं है, ये कैपिटल R इसकी रेजिस्टेंस है। कैपिटल R क्या है, इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो फिर E की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एन अपॉन आर डी फाइव ई अपॉन डी टी। समझ गए ना, ये E है, E मीन्स इंड्यूस ईएमएफ है। अगर हम इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करेंगे ना, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इंड्यूस्ड करंट फाइंड करेंगे ना, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इंड्यूस ईएमएफ है ना, इसमें ज़्यादा, इसकी बहुत ज़्यादा डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट करंट की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने क्या बताया था अभी अभी, अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो फैराडे का सेकंड लॉ लगाएंगे, और अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो लेंज लॉ लगाएंगे। ओके, और लेंज लॉ जो है ना एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, वो हम आपको बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में। बस बहुत ज़्यादा थ्योरी है यार, थ्योरी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, मैं आपको यहाँ टोटली प्रैक्टिस कराने वाला हूँ एकदम अच्छे स्टैंडर्ड्स के न्यूमेरिकल। ओके, इसको नोट करो जल्दी से, चलते हैं अपन न्यूमेरिकल पे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इसमें देखो बेसिक से न्यूमेरिकल कराते हैं। न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल ये है, ये कोई सर्कुलर कॉइल है। अरे यार क्या होने गया ये, ठीक है, चलो ठीक। ये कोई सर्कुलर कॉइल है और इसकी रेडियस है स्मॉल r, ठीक है ना, और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बी नॉट है, कांस्टेंट है। आपको फाई पूछा है आपसे, फाई बताओ। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फाई सफिक्स बी, फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। ओके, अब आप बताओ थीटा किस किस के बिटवीन का था, बी एंड ए है एरिया। अब ये कॉइल जो है ना ऐसी रखी है, तो हमने कहा था कि किसी भी ओपन सरफेस, ये सर्कुलर है तो ये ओपन सरफेस होगा। सरफेस टू टाइप के होते हैं, क्लोज और ओपन, तो उसको सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बता चुका हूँ, देखना उसको। तो ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इसका एरिया वेक्टर है इधर बाहर की तरफ, ये एरिया वेक्टर हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 90 डिग्री। बी के प्लेस पे बी नॉट, ए के प्लेस पे इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और कॉस 90 है। ए एंड बी के बिटवीन एंगल कितना है, 90। ओके, तो 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो मीन क्या हुआ इसका, फाई सफिक्स बी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हुआ। और लॉजिकली भी है, क्योंकि जब ये ऐसे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना इसको पास आउट नहीं करेगी, और जब तक इसको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास आउट नहीं करेगी तब तक हमें कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। आई थिंक आपको इस समझ में आया होगा। कुछ ओरिएंटेशन हम आपको बता देते हैं कुछ। अगर मैं कोई भी सर्कुलर कॉइल ऐसे बनाएं, ठीक है ना, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की ओर कर लो या अंदर की ओर कर लो। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की ओर। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, उधर की ओर। याद रखना है इसको। ओके, चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर अपन बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो, ये अभी बताया था ना, ऐसे है कोई कॉइल, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं, ऐसे करते हैं। ये इसकी रेडियस है स्मॉल r,
ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में ये जो एंगल है ना, ये है आपका 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। अब यहाँ देखो फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, फाई सफिक्स बी। फाई सफिक्स बी इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। अच्छा हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो हम इसको बी नोट ऐसे लेट कर लेते हैं, बाकी कुछ भी दिया जाए क्या फ़र्क पड़ता है, 2 टेस्ला 3 टेस्ला 5 टेस्ला कुछ भी दिया जाए, ठीक है ना। चलो अब बी के प्लेस पे क्या पुट करोगे, V0। ए के प्लेस पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे पे है मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, पूरे कॉइल पे है। हमने क्या बताया था, ये वो एरिया है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो अगर पूरे पे तो पूरा, आधे पे तो आधा, और 1/4 पे तो 1/4 पे, ठीक है ना। अब ये आप ये बताओ कि कॉस थीटा के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 30 डिग्री? नहीं, 30 डिग्री गलत हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया था, ए जो थीटा जो है ना वो बी और ए के बिटवीन है। अभी यहाँ कुछ बताया था मैंने आपको, ये कॉइल ऐसे रखी है ना, तो इसमें एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर यहाँ होगा, समझिए ना। तो ये पूरा एंगल कितना, 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है ना ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर ये 30 डिग्री है ना, तो ऊपर वाला कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। तो फिर बी, ये और ए के बिटवीन एंगल कितना माना जाएगा, 60 डिग्री, याद रखना, ठीक है ना। और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। आई होप की समझ में आया होगा, इसको जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं अभी। अब इसमें देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये थर्ड न्यूमेरिकल। इसमें क्या है, ये देखो सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना, सर्कुलर ले लो, कैसे भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ना है। तो सर्कुलर कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ B0 बस कॉन्स्टेंट लेट कर लिया। अब यहाँ अगर आपसे फाई पूछा जाए तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। बी के प्लेस पे क्या पुट करोगे, B0। ए के प्लेस पे क्या पुट करोगे, अभी मैंने बताया था, ए क्या है, ए वो एरिया है, ए वो एरिया है जितने में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। अब यहाँ देखो सर्कुलर कॉइल के आधे पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो सर्कुलर रिंग का या सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ देखो हमने क्या बताया था, ये कॉइल कैसे रखी है, इसका एरिया वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो फिर एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री जो है ना आपका क्या है, -1, तो ये हो जाएगा आपका -V0 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हाँ ठीक है ना। और ये आपको पता ही होगा भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करो और नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अपन जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, इसके अंदर एक और कॉइल है, ठीक है ना। जो बड़ी कॉइल है ना उसकी रेडियस है A, और जो छोटी कॉइल है उसकी रेडियस है B, और इसके अंदर जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अंदर की साइड है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाएं तो ये हो जाएगा आपका फ्लक्स थ्रू बिगर लूप। आपको बड़े वाले लूप से फ्लक्स फाइंड करना है, और ये B0 मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा फ्लक्स का, फाई सफिक्स बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी के प्लेस पे B0। अब बात आती है एरिया की, तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि ये वो एरिया होता है जितने में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर वाले में है केवल, तो उसी का एरिया रखा जाएगा, और अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर। और बड़े वाला जो लूप है ना उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका बड़े लूप से
निकलने वाला फ्लक्स। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो ये बेसिक न्यूमेरिकल थे। अपन बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है ना। और करंट की डायरेक्शन भी अभी बताना स्टार्ट करेंगे, तुम्हें परेशान मत हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट सब बताएंगे। अब इसमें देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम एज फाई इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9 द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट 2 सेकेंड। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने आपको बताया था E इज इक्वल टू माइनस d∅v अपॉन dt। ये अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस नहीं यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑलवेज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो है क्या, d∅v अपॉन dt का मीन क्या है, d∅ अपॉन dt मीन्स फाई का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंसिएशन समझते हो, हिंदी में इसको अवकलन बोलते हैं, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन। तो ये जो टी फाई जो है ना दिए रखा है फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में, फाई दे रखा है, इस फाई का हमें आप क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आपको ई मिल जाएगा। और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो आएगा उसमें टी के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2 सेकेंड। आप ये समझो, यहाँ जो ई होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। आपने ये वर्ड सुना होगा 11th में, जब अपन कोई भी इंस्टेंटेनियस कोई भी चीज़ फाइंड करते हैं ना, उसका डिफ्रेंसिएशन होता है। और अगर एवरेज फाइंड करते हैं, अगर हम यहाँ पे ई एवरेज फाइंड करें, क्या फाइंड करें, ई एवरेज फाइंड करें, तो ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी आएगा। चाहो तो मैथ यूज़ कर लो यहाँ पे भी, समझ गए। ये एवरेज टोटल है और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी, मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है ना। तो ये फाई गिवन है आपको फाई गिवन आपको 3t² प्लस 4t प्लस 9। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें t के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन जो है ना, अगर आपको नहीं आता है, अगर आप बायो से बिलोंग कर रहे हैं तो परेशान मत होना। अभी मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ 1-2 दिन में, 11th में है वो, वहाँ से देख लेना आप, ठीक है ना। तो d∅v अपॉन dt, तो ये हो जाएगा t। 3 जो है ना, 3 ऐसा कैसी कॉन्स्टेंट है, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t एंड 4 ऐसा कैसे ही, t का डिफ्रेंशिएशन 1, 9 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का 0। अब आप कहोगे सर यहाँ कॉन्स्टेंट का 0 किया, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये t² और t के मल्टीप्लाई में है, तो ये जैसे कि जैसे रखे रहेंगे। अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। और हाँ, अगर हम इसमें, हमने क्या कहा था, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये माइनस नहीं आएगा, तो ये d∅v अपॉन dt ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। t के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4, ठीक है ना, 4 3 जा 12 प्लस 4 1 जा 4, तो ये कितना हो गया, 16 वोल्ट। ईएमएफ का यूनिट क्या है, वोल्ट। आई थिंक आपको ये छोटा सा है, परेशान मत हो। मैंने क्या कहा था, इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल कराएं, इससे बड़े बड़े भी कराऊंगा मैं, क्योंकि अपना टारगेट ही है नीट और आईआईटी लेवल पे भी कुछ आपको बताना। बाकी 11th 12th तो इसमें कवर हो ही जाएगा इतने वीडियो लेक्चर्स में, लेकिन अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहले बेसिक सीखो, उसके बाद अपन 1 by 1 आगे चलें, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर चलते हैं और अगले न्यूमेरिकल पे। अब इसमें देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कॉइल इज गिवन बाई फाई इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर है, फाई इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर इफ एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड द EMF इंड्यूस्ड इज 9 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। और इंड्यूस्ड EMF गिवन है आपको 9 वोल्ट, कहाँ पर, 3 सेकेंड पर। और फाई आपको गिवन है, फाई इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर, तो फाई इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स टी स्क्वायर। हमने क्या बताया था, फाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो आपको इंड्यूस्ड EMF मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका d∅ अपॉन dt। d∅ अपॉन dt मीन्स फाई का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और यही चीज़ क्या होती है, e। चाहो तो मॉड ऑफ e लिख दो। अब x ऐसा का ऐसा ही, टी स्क्वायर का अभी अभी बताया था मैंने आपको, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 3t। यहाँ क्या पुट करोगे, e के प्लेस पे 9x
और 2 t के प्लेस पे 3, तो 3 3 जा 9, और ये 2 से 3 कैंसिल आउट करोगे ना तो 3/2 इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1.5। यूनिट क्या आएगी इसकी, बोलो भाई। 1.5 एकदम करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है ना। यूनिट आ जाएगी आपकी, यहाँ से देख लो ये 5 है और ये t स्क्वायर है, t स्क्वायर डिवाइड में आएगा, यहाँ से x क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा 5/t स्क्वायर, तो 5 की यूनिट हो जाएगी आपकी वेबर, और t टाइम है तो टाइम की हो जाएगी सेकंड स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 वेबर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल थे, अभी और हैं न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा अपन फोकस करेंगे न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में और न्यूमेरिकल कराएंगे, और धीरे धीरे इस चैप्टर से थ्योरी वाले पार्ट, डेरिवेशन वगैरह सब हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, और रेगुलर रहेंगे, और सिलेबस भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।